हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। हम कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहला अध्याय यानी ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट कंप्लीट कर लिया था। उसके कुछ प्रश्न भी हमने देखे थे और बाकी जितनी भी जो जानकारी थी वो हमने सब प्राप्त कर ली थी। उम्मीद है कि आप अपने घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही उपयोगी अध्याय है, जिसका नाम है विलयन। तो आइए आज का अध्याय हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है विलयन। लेसन नंबर 2, विलयन सॉल्यूशन। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, जिसकी कई चीजें आप या कई टॉपिक जो है आप 11th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। इसके बहुत सारे कंसेप्ट आप 11th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। देखो, जो विलयन है, ये जो अध्याय है, इसका जो अंक बार है, यानी बोर्ड परीक्षा में जो आपको इससे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, अंक बार जो है वो कितने का है? 3 नंबर। यानी बोर्ड परीक्षा में इस अध्याय से आपको कुल 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब वो प्रश्न अपने को कहां कहां पे मिलेंगे उसको लेकर हम बात कर लेते हैं। देखो, एक प्रश्न जो आपको मिलेगा, एक प्रश्न कितने नंबर का होगा? पहला प्रश्न जो होगा आपको 1 अंक का होगा और वो आपको मिलेगा खंड 1 के अंदर। एक प्रश्न आपका जो बनेगा इस चैप्टर से 1 नंबर का होगा और वो क्या मिलेगा आपको? खंड 1 के अंदर मिलेगा, यानी भाग ए जो है आपका, उसके अंदर आपको पार्ट ए के अंदर आपको पहला प्रश्न। जो दूसरा प्रश्न होगा उसमें भी 1 प्रश्न होगा और वो कितने नंबर का होगा? 2 अंक का होगा और वो मिलेगा आपको कहां पर? खंड बे में मिलेगा। कहां मिलेगा? खंड बे में। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 और 1 3 कितने नंबर के प्रश्न हो गए? 3 नंबर के प्रश्न इस अध्याय से हमें पूछे जाएंगे। पहला जो प्रश्न होगा, यानी 1 प्रश्न मिलेगा आपको, कहां मिलेगा? 1 अंक का होगा और कहां मिलेगा? खंड ए के अंदर मिलेगा। और 1 प्रश्न आपको मिलेगा 2 नंबर का होगा और वो कहां मिलेगा आपको? खंड बे के अंदर। खंड बे के अंदर जो 2 नंबर का जो आपको प्रश्न मिलेगा वो न्यूमेरिकल होगा, यानी आंकिक प्रश्न होगा। क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, तो इनसे देखो आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। और मान के चलिए कि अगर आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल जो पूछेंगे, एक तो इस चैप्टर से आएगा ही आएगा। पहले चैप्टर से कोई न्यूमेरिकल आए नहीं आए, कोई ज्यादा फिक्स नहीं है, बहुत कम चांस में फर्स्ट चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि जो सेकंड चैप्टर है, इससे न्यूमेरिकल आता ही आता है। ठीक है, तो आइए आज का अध्याय हम शुरू करते हैं। विलयन। देखो, विलयन क्या होता है? सॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं। 11th क्लास में देखो आप मिश्रण के बारे में पढ़ चुके हो। मिश्रण यानी मिक्सर जो होता है, ठीक है, यानी अपन 2 पदार्थों को मिलाते हैं, उससे जो अपने को पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। तो देखो, जो मिश्रण जो होता है, मिश्रण के भी हमने 2 प्रकार पढ़े थे मिक्सर के 11th क्लास के अंदर, आपने पढ़ा होगा। एक तो समांगी मिश्रण यानी होमोजेनस मिक्सर, और एक आपने पढ़ा होगा विषमांगी मिश्रण यानी हेटेरोजेनस मिक्सर। तो जो विलयन जो होते हैं वो कैसे मिश्रण होते हैं? समांगी मिश्रण होते हैं। कैसे होते हैं? समांगी। अब आप समझिएगा, इधर मान लो कि मेरे पास एक कोई भी पात्र है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये मेरे पास एक पात्र है, इसके अंदर मैंने क्या भर दिया? जल भर दिया। ये मैंने क्या भर दिया? जल। मान लो कि जल मैंने ले लिया इसके अंदर 2 लीटर। कितना ले लिया? 2 लीटर। अब मैं इसके अंदर मान लो कि क्या कर रहा हूं? 500 ग्राम में क्या मिलाता हूं इसके अंदर? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl यानी नमक मिलाता हूं। क्या मिलाता हूं? नमक मिलाता हूं। क्या ये नमक इस पानी में घुलेगा या नहीं घुलेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल घुलेगा, नमक पानी में घुलेगा। थोड़ी देर बाद अपन देखेंगे कि पहले तो जब आप इसमें नमक डालते तो आपको नमक दिखाई देता है। जब हम इसको हिलाते हैं या थोड़ी देर ऐसे छोड़ दें तो नमक इसके अंदर घुल जाता है। फिर आप बाहर से देख के ये पता नहीं लगा सकते हो कि इसके अंदर नमक घुला हुआ है या नहीं घुला हुआ। हाँ, इसके अंदर अगर अंगुली डाल के अगर चाट के देखेंगे, हाँ, तो फिर खारा लगेगा, तो फिर कहेंगे हाँ पानी खारा है, मतलब क्या घुला हुआ है? नमक घुला हुआ है। तभी पता चलेगा, बाकी पता नहीं चलता है। यानी ये कौन सा मिश्रण हो गया? समांगी मिश्रण हो गया। या मैं इसके अंदर क्या मिला देता हूं? शर्करा मिला देता हूं, यानी शक्कर, चीनी मिला देता हूं। तो चीनी भी क्या होगी? इसके अंदर घुलेगी। चीनी भी इसके अंदर क्या होगी? घुलेगी। तो पहले अपन ने नमक मिलाया, तो अपन ने क्या कहा? नमक का जलीय विलयन, यानी जल के अंदर क्या मिलाया था? हमने नमक मिलाया था। तो ये क्या हो गया? नमक का जलीय विलयन हो गया। फिर हमने क्या किया? पानी के अंदर क्या मिलाई? शक्कर मिलाई, तो क्या हो जाएगा? शक्कर का जलीय विलयन। शक्कर का क्या हो जाएगा? जलीय विलयन। तो सीधी सी भाषा में अगर आपसे पूछा जाए कि विलयन क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं
कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लीजिएगा। विलयन दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। देखिएगा आगे देखते हैं। विलयन, इसकी सामान्य जानकारी आप 11th में भी ले चुके हो। विलयन, देखो विलयन के दो घटक होते हैं। इसके जो कंपोनेंट होते हैं कितने होते हैं? दो होते हैं। एक तो होता है विलय और एक होता है विलायक, यानी सोल्यूट और सोलवेंट। सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन सा? एक तो सोल्यूट और एक क्या होता है? सोलवेंट, यानी विलय और विलायक। अब आप बात आती है कि सर ये क्या होते हैं? अब देखिएगा, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी हमने जैसे एक पात्र लिया था, हमने एक पात्र लिया था जिसके अंदर हमने क्या भरा था? जल भरा था। क्या भरा था? जल। ये भर दो, भरने में क्या जा रहा है? भर दो। ठीक है, अब मैं इसके अंदर मान लो कि ये कितना है? 1 लीटर है, और मैं इसके अंदर मान लो कि 200 ग्राम क्या मिला देता हूं? शर्करा मिला देता हूं, शक्कर मिला देता हूं। ठीक है, ये इसके अंदर भूल गया। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो विलयन बना, जिसके अंदर 1 लीटर क्या है? जल है, और 200 ग्राम क्या है? चीनी है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर इसमें आपसे पूछ ले कि इसमें पानी और शक्कर में से किसकी मात्रा ज्यादा है, तो आप कहोगे सीधी सी बात है कि सर पानी 1 लीटर है जबकि शक्कर 200 ग्राम ही है, तो जाहिर सी बात है कि सर पानी की मात्रा ज्यादा है, शक्कर की मात्रा क्या है? कम है। ठीक है, ये जो पदार्थ आपके पास जो आया, यानी जो विलयन बना है, ये कौन सा हो गया? शक्कर का जलीय विलयन हो गया। विलयन बन गया। विलयन के दो भाग हो गए, तो ये तो क्या हो जाएगा? विलय विलायक। अब देखो विलय किसे कहेंगे? विलयन में वह घटक जो कम मात्रा में हो। विलयन में वह घटक जो कम मात्रा में हो उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। और विलयन में वह घटक जो अधिक मात्रा में हो उसे क्या कहते हैं? विलायक। अब बताओ कि इसमें अधिक मात्रा में क्या है? जल, तो विलायक तो कौन हो जाएगा? जल हो जाएगा। कम मात्रा में कौन है? शक्कर, तो विलय कौन हो जाएगा? शक्कर हो जाएगा। ठीक है, तो विलयन के दो घटक होते हैं, एक तो होता है विलय यानी सोल्यूट, एक होता है विलायक यानी सॉल्वेंट। तो विलय किसे कहेंगे? विलयन में वह घटक, विलयन में वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। या अपन यूं भी कह सकते हैं, देखो बहुत सारी परिभाषाएं बना सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। भाई अपना ये पात्र था, अभी हमने लिया था ये इस तरह का पात्र, कोई सा भी ले लो अपनी इच्छा से, तुम भगोना लो, चाहे जग लो, चाहे गिलास लो, बाल्टी लो, लेना है कुछ भी। ठीक है, ये हमने ले लिया, पात्र ले लिया। अब देखो जो विलय है इसके अंदर क्या भर रखा है मैंने? जल भर रखा है। अधिक मात्रा में है तो ये क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। अधिक मात्रा में है तो क्या हो जाएगा? विलायक। और मान लो मैं इसमें बोल रहा हूं NaCl, कम मात्रा में है तो ये क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। इसको मैंने बोला। ठीक है, तो एक डेफिनेशन तो हम ये बना सकते हैं, देखिएगा कि विलयन में वह घटक, विलयन में वह घटक जो कम मात्रा में हो उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। और विलयन में वह घटक जो अधिक मात्रा में हो उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। यानी विलय प्लस विलायक क्या बनाएंगे? विलयन बनाएंगे। भाई देखिएगा कि मेरे पास क्या है? जल है। क्या है? जल। और मैंने इसके अंदर क्या घोल दी? मान लो शक्कर घोल दी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? मेरे पास एक विलयन बनेगा, शक्कर का जलीय विलयन। यानी विलायक और विलय दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? विलयन। या यूं कह सकते हो विलय प्लस विलायक या विलायक प्लस विलय क्या बनेगा? विलयन बनेगा। क्या बनेगा? विलयन। यानी सोल्यूट प्लस सोलवेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, सोल्यूट प्लस सोलवेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। अब देखिएगा यहां पर कि जो कम मात्रा में हो वह विलय, जो अधिक मात्रा में हो विलायक। एक डेफिनेशन तो ये हो गई। अब देखो कि ये जो सोडियम क्लोराइड है, ये जो सोडियम क्लोराइड है इसको मैं किस में डाल रहा हूं? जल के अंदर। तो समझिएगा जल क्या है? विलायक है। जल क्या है? विलायक। ठीक है, अब अपन यूं भी कह सकते हैं कि वह पदार्थ जो विलायक में क्या होता है? घुलता है। तो ये सोडियम क्लोराइड इसमें घुल रहा है ना, तो वह पदार्थ जो विलायक में घुलता है उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। एक डेफिनेशन तो क्या हो जाएगी आपकी कि विलयन में वह घटक जो कम मात्रा में हो उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। ये तो फिक्स डेफिनेशन है ये। और भी नए तरीके से अगर हम इसको समझना चाहे तो देखो, ये विलायक है
और ये विलय हो गया। यानी अपन कह सकते हैं कि वह पदार्थ जो विलायक में क्या होता है, घुलता है, ये घुल रहा है इसके अंदर, उसे क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। और दूसरा इसकी क्या डेफिनेशन दे सकते हैं, वह पदार्थ, इसको कौन बोल रहा है, ये तो बोल रहा है, वह पदार्थ जो विलय को घोलता है, अपने अंदर घोलता है, वह पदार्थ जो विलय को घोलता है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। क्लियर। ये तो हो गई एक सामान्य परिभाषा हो गई। अब देखो कभी कभी क्या है कि कुछ अजीब प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है, कई बार ऐसा भी लिखा होता है कि यह परिभाषा सही नहीं है, तो इसको अपन कैसे डिफाइन कर सकते, देखिएगा विलायक को कैसे बता सकते हैं इसके अंदर। अगर एक अपने को अगर पता चल गया विलायक के बारे में, तो दूसरा अपना आप अपन कह सकते हैं वो विलय है। देखिएगा मेरे पास मैं लेता हूं नमक यानी सोडियम क्लोराइड और जल लेता हूं, क्या लेता हूं, जल। ये क्या हो जाएगा, नमक क्या है, ठोस है, जल क्या है, द्रव है। और मेरे पास जो क्या बना, इनका जो विलयन बनता है, ये किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में। अब आपको ये नहीं बता रखा है कि इसके अंदर ये कितना है, ये कितना है। अभी हमने देखा था कि विलायक किसे कहेंगे, जो अधिक मात्रा में होगा उसे हम क्या कहेंगे, विलायक, जो कम मात्रा में होगा उसे क्या कहेंगे, विलय। इसके लिए तो आप कहोगे सर हमें पता होना चाहिए, मात्रा पता होनी चाहिए तो हम बता पाएंगे, बाकी कैसे बताएंगे। भाई हमें विलय और विलायक की मात्रा पता होगी, भाई इसके अंदर इतना पानी है, इतनी शक्कर है, तभी तो हम बताएंगे भाई शक्कर कम है, यानी ये क्या हो गया, विलय, पानी ज्यादा है, ये क्या हो गया, विलायक। अब मात्रा ही नहीं पता तो हम कैसे बताएंगे। अब समझिएगा इधर, ये ठोस है, ये द्रव है, लेकिन जो विलयन जो आपको प्राप्त हुआ कैसा हुआ, द्रव। यानी दो पदार्थों को घोलने पर, दो पदार्थों को घोलने पर जो मिश्रण प्राप्त होता है उसकी जो भौतिक अवस्था होगी, उन दोनों पदार्थों में जो आपने जो पदार्थ घोला उसकी जो भौतिक अवस्था होगी, अगर दोनों समान होगी तो वो क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। अब देखो अपन ने क्या लिया, एक तो ठोस लिया, एक द्रव लिया, दोनों को घोला, जो पदार्थ आपके पास प्राप्त हुआ उसकी भौतिक अवस्था क्या है, द्रव है। उसकी भौतिक अवस्था क्या है, द्रव है। यानी आपने दो पदार्थ लिए थे, एक तो लिया था ठोस, एक लिया था द्रव, दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद आपके पास जो विलयन बना, विलयन जो बना उसकी भौतिक अवस्था क्या है, अगर उसकी भौतिक अवस्था द्रव है तो जो आपने द्रव लिया वो क्या होगा, विलायक होगा। अगर जो विलयन आपके पास प्राप्त हुआ अगर उसकी भौतिक अवस्था क्या है, ठोस है, तो जो आपने जो पहले ठोस लिया था वो क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। समझिएगा अपन ने दो पदार्थ लिए ठोस और द्रव, विलयन बना, विलयन जो बना था उसके अंदर विलयन की जो भौतिक अवस्था है वो कौन सी है, द्रव अवस्था। इसका मतलब इसमें जो द्रव होगा वो क्या होगा, विलायक होगा। क्या होगा, विलायक। तो अगर ये विलायक हो गया तो दूसरा अपने आप ही क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। मान लो कि यहां जो विलयन आपको प्राप्त हुआ अगर ये कैसा होता, ठोस होता, विलयन की जो भौतिक अवस्था प्राप्त हुई वो कैसी होती है, अगर मान लो आपको जो भौतिक अवस्था प्राप्त हुई वो कैसी हो, अगर ठोस हो, विलयन की भौतिक अवस्था कैसी हो, अगर ठोस हो, तो हम कह सकते हैं कि सर अब विलायक कौन हो जाएगा, इसके अंदर नमक हो जाएगा, तो जल क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, मान लो कि आपने 2 किलो नमक ले लिया, 2 किलो क्या ले लिया, नमक ले लिया, और उसके अंदर आपने मान लो कि 200 ml क्या डाला, पानी डाला, तो विलयन तो बनेगा, नमक घुलेगा तो ही, थोड़ा बहुत घुलेगा तो है ही, लेकिन कम घुलेगा। लेकिन जो विलयन जो आपको प्राप्त होगा वो कैसा होगा, ठोस होगा, नमक इसमें क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो अपन सीधी सी कह सकते हैं कि विलयन के यदि 2 घटक हैं, विलयन के जिस घटक की भौतिक अवस्था उसके विलय या विलायक से मिलती हो उसे हम क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे, और दूसरा पदार्थ क्या हो जाएगा, अपना आप क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। ठीक है, यानी विलयन की भौतिक अवस्था जो होगी उसका क्या होगा, विलायक होगा, और उसका विपरीत क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका विलायक और विलयन। अब देखिएगा विलयन के भौतिक गुण क्या क्या है, या विलयन के गुण क्या क्या हो सकते हैं। प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि विलयन के गुण लिखिए, तो विलयन के गुण क्या हो जाएगा, एक तो हम कह सकते हैं कि विलयन क्या होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। अभी हमने बात की विलयन क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। विलयन कैसा मिश्रण होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है। दूसरा, अगर मान लो कि आपने क्या किया, नमक को पानी में घोल दिया, अब आपको कहा जाए कि इसको छानकर अलग करो, सामान्य विधि से फिल्टर पत्र से अलग होगा क्या, नहीं होगा। यानी अपन कह सकते हैं इसे सामान्य विधि से अलग नहीं किया जा सकता है, यानी विलयन को सामान्य विधि से अलग नहीं कर सकते हैं, सामान्य विधि से पृथक नहीं किया जा सकता है, विलयन को सामान्य विधि से पृथक नहीं कर सकते हैं।
दूसरा क्या होगा कि इसके अंदर बाहर से देखकर हम पता नहीं लगा सकते कि इसके अंदर क्या घुला हुआ है। ठीक है, तो अगला क्या हो जाएगा आपका, एक तो क्या हो जाएगा समांगी मिश्रण होता है, एक क्या हो जाएगा सामान्य विधि से पृथक नहीं किया जा सकता है। बाकी हम कह सकते हैं कि इसके सभी घटक एक ही अवस्था में होते हैं, एक ही अवस्था में होते हैं। यानी आपने पानी के अंदर नमक मिलाया, नमक घुल गया यानी द्रव अवस्था में आ गया, यानी उसके अंदर जो नमक पहले ठोस था, ठोस अवस्था में थोड़ी है, सभी क्या होते हैं, एक ही अवस्था में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने एक विलयन के बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त की। अब देखो और भी विलयन के जो प्रकार आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। घटक के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है? घटक के आधार पर विलयन देखो, एक तो होता है द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन बाइनरी सॉल्यूशन। एक होता है त्रिअंगी विलयन, टर्नरी सॉल्यूशन। त्रिअंगी विलयन मुख्य रूप से दो ही होते हैं, और कभी कभी एक और मिल जाता है बहुअंगी विलयन। देखो द्विअंगी विलयन किसे कहेंगे, यानी जिसके अंदर दो घटक हो। दो घटक का मतलब एक तो क्या होगा, विलय होगा, एक क्या होगा, विलायक होगा। यानी इसके अंदर क्या होगा, एक विलय, एक तो क्या होगा विलय और एक क्या होगा, विलायक होगा। यानी टोटल घटक कितने हो गए आपके, दो घटक हो गए, एक विलय और एक विलायक, तो उसे क्या कहेंगे, द्विअंगी। अगला आता है त्रिअंगी विलयन, यानी इसके अंदर तीन घटक होंगे। तीन घटक में क्या होगा, दो तो क्या होंगे, विलय होंगे और एक क्या होगा, विलायक होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि पहले में अपन देख लेते हैं कि नमक और पानी का मिश्रण, यानी एक तो क्या होगा, विलय हो गया, दूसरा क्या हो गया, विलायक हो गया, द्विअंगी विलयन हो गया। एक अंगी तो कभी हो ही नहीं सकता, एक अंगी तो पॉसिबल ही नहीं, दो पदार्थों को बनाए मिलाएंगे तभी तो विलयन बनेगा, एक अंगी तो हो ही नहीं सकता। देखो अब बात करते हैं त्रिअंगी में, यानी दो तो क्या हो गया, माफ कीजिएगा, दो विलय, दो विलय, यानी हम अपन ने क्या ले लिया, एक तो ले ली शक्कर, एक ले लिया नमक, दो विलय हो गए और उनको किसमें मिला दिया, पानी में मिला दिया। तो विलय तो कितने हो गए आपके पास, दो विलय और एक क्या हो जाएगा, विलायक। अब आता है बहुअंगी में क्या होगा, देखो विलय क्या होंगे, दो से अधिक, दो से अधिक विलय, दो से अधिक विलय, और जो विलायक होगा वो कितना होगा, एक विलायक। तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुअंगी विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुअंगी विलयन कहेंगे। ठीक है, तो ये हमने बात की, एक तो विलय, विलायक, विलयन, और ये हो जाएगा आपकी विलयन के प्रकार किसके आधार पर, घटकों के आधार पर। एक सामान्य जानकारी बताएंगे आज, कोई चैप्टर हम शुरुआत नहीं कर रहे हैं, एक सामान्य जानकारी बात कर रहे हैं यहां पर आज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके घटक के आधार पर, एक तो हो जाएगा द्विअंगी विलयन जिसके अंदर दो घटक हो, त्रिअंगी विलयन है जिसके अंदर कितने घटक हो, तीन घटक। बहुअंगी में ये घटक क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, यानी दो से अधिक तो विलय होगा और एक क्या होगा, विलायक होगा। आगे चलते हैं अपन, आगे और बात करते हैं। देखो अब और विलयन के प्रकार आते हैं। देखो विलय की उपस्थिति के आधार पर, एक तो होता है तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन, और एक होता है सांद्र विलयन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, सांद्र विलयन। तनु विलयन किसे कहेंगे, यदि विलय की जो मात्रा है वह विलय की तुलना में क्या हो, बहुत कम हो। यानी ऐसा विलयन जिसके प्रति एकांक आयतन में विलय अणु की संख्या बहुत कम हो, ऐसा विलयन, परिभाषा लिख ले आप, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ऐसा विलयन जिसमें विलय कणु या विलय अणु कुछ भी लिख लो, ऐसा विलयन जिसमें विलय कणु की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम हो, उसे क्या कहते हैं, तनु विलयन। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, वह विलयन जिसके एकांक आयतन में, या ऐसा विलयन जिसके एकांक आयतन में विलय की मात्रा बहुत कम हो, ऐसा विलयन जिसके एकांक आयतन में विलय की मात्रा बहुत कम हो, उसे क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। इस तरह की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अगला आता है सांद्र विलयन। तो आप कहोगे सर इसके अंदर विलय की मात्रा ज्यादा होगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। विलय की मात्रा अगर ज्यादा होगी तो विलायक हो गया। यानी इसमें अपन ऐसे लिख सकते हैं, विलय की मात्रा तो कम होगी लेकिन इतनी कम नहीं होगी,
यहां देखो विलय की मात्रा बहुत कम है, जबकि यहां विलय की मात्रा कम है। ठीक है, तो अपन क्या इसकी परिभाषा क्या देख सकते सांद्र विलयन की, यानी ऐसा विलयन जिसके एकांक आयतन में विलय अणु की संख्या तनु विलयन की तुलना में क्या हो, अधिक हो। इसकी तुलना में क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, सांद्र विलयन। सांद्र और तनु हम देखो दो की तुलना करेंगे तभी हम बता सकते हैं, बाकी नहीं बता सकते। अगर आप दो विलयन की अगर तुलना कर रहे हो तो आप कह सकते हैं भी ये तनु है ये सांद्र है, इस तरह से हम बात कर सकते हैं। तो सांद्र विलयन क्या हो जाएगा, ऐसा विलयन जिसके एकांक आयतन में विलय कणों की संख्या तनु विलयन की तुलना में क्या हो, अधिक हो, उसे हम क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। या यूं भी कह सकते हो कि ऐसा विलयन जिसमें विलय कणों की संख्या एकांक आयतन में अधिक हो, विलायक से अधिक नहीं, अधिक हो, उसे क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। क्लियर। तो ये और प्रकार हो गए अपने पास। देखो एक तो कौन सा देखा हमने, द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, बहुअंगी विलयन। ये क्या हो जाएगा आपका, तनु विलयन। ये क्या हो जाएगा, सांद्र विलयन। अगला विलयन अपन और देखते, देखो अगला आता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। देखो असंतृप्त विलयन किसे कहेंगे, मान लो कि मैंने एक पात्र लिया, इसमें क्या भर दिया, मैंने जल भर दिया। इस पात्र में मैंने क्या भर दिया, जल भर दिया। जल है मान लो, लेते हैं अपन 2 लीटर ले लेते हैं, और इसमें अपन ने मान लो 500 ग्राम क्या घोल दिया, सोडियम क्लोराइड, नमक घोल दिया। क्या घोल दिया, नमक। 2 लीटर जल में अपन ने क्या घोल दिया, नमक घोल दिया। अब आपसे पूछ लिया जाए क्या इसके अंदर और नमक घोल सकते हैं, तो आप कहोगे सर बिल्कुल घोल सकते हैं। हमने 2 लीटर जल लिया और उसमें क्या किया, 500 ग्राम क्या घोल दिया, नमक घोल दिया। क्या घोल दिया, नमक घोल दिया। अब अगर आपसे यह पूछ ले कि क्या इसके अंदर और नमक घोला जा सकता है, गर्म नहीं करना, ताप वही रखना, उसी ताप के ऊपर, गर्म करने पर तो हम जान सकते हैं और घुल सकता है, ताप में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो अगर आपसे ये बोले क्या हम इसके अंदर और नमक घोल सकते, तो आप कहोगे सर बिल्कुल घोल सकते हैं, बिल्कुल घोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, असंतृप्त विलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंतृप्त विलयन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर विलय की और मात्रा घोली जा सकती है। यह विलय है ना, ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर विलय की और मात्रा घोली जा सकती है, उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर विलय की और मात्रा घोली जा सकती है, उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन। ऐसे विलयन के लिए देखो जो विलयता गुणनफल होता है, यानी KSP, 11th में पढ़ चुके हो आप, विलयता गुणनफल KSP का जो मान है ये आयनीय गुणनफल से क्या होता है, अधिक होता है। आयनीय गुणनफल से क्या होता है, इसका मान क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, क्लियर। अगला हम बात करते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन में क्या हुआ, मान लो कि मैंने यहां पर क्या किया, जो मात्रा मैंने घोल दी, मान लो इसके अंदर 1.5 किलो घोल दी, यानी 1500 ग्राम मैंने इसके अंदर क्या घोल दिया, नमक घोल दिया। क्या घोल दिया, नमक घोल दिया। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि क्या इसके अंदर और नमक घुल सकता है, घुल तो सकता है लेकिन बहुत कम घुलेगा, यानी अपन यूं कह सकते हैं लगभग ना के बराबर, लगभग ना के बराबर। तो हम क्या कहेंगे, ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर विलय की और मात्रा नहीं घोली जा सकती है। अब इसके अंदर नमक नहीं घुलेगा, डालोगे तो फिर क्या होगा, बहुत धीरे धीरे घुलेगा, आपको हिलाना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं अपन, ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर विलय की और मात्रा नहीं घोली जा सकती है, उसी ताप पर विलय की और मात्रा नहीं घोली जा सकती, उसे क्या कहते हैं, हम संतृप्त विलयन कहते हैं। और ऐसे विलयन के लिए क्या होता है, विलेयता गुणनफल का मान क्या होता है, आयनीय गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। विलेयता गुणनफल का जो मान है वो आयनों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। संतृप्त विलयन के लिए जो विलेयता गुणनफल है इसका मान आयनों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। टेंशन ना ले, ये सारी की सारी चीजें आपके 12th क्लास में नहीं दे रखी है, ये 11th में दे रखा है। आप 11th में जो आपका जो 7th चैप्टर है इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था, उसके अंदर ये सारी चीजें दे रखी है, विलेयता गुणनफल, जिसमें आप पीएच निकालना सीखते हो, बफर सॉल्यूशन है वगैरह जो भी है,
उसके अंदर ये सारे आपके 11th क्लास के अंदर दे रखे। यहां तक जनरली मैं बता रहा हूं, ठीक है। अगला आता है अति संतृप्त विलयन। अगला आ जाएगा अति संतृप्त विलयन। अब मैं क्या करता हूं, 2 लीटर के अंदर क्या करता हूं, 2 किलो क्या घोल देता हूं, नमक घोल देता हूं। यानी अब क्या हो जाएगी, मात्रा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यानी अब तो किसी कंडीशन में घोल ही नहीं सकते अपन। यानी अपन कह सकते हैं ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत ज्यादा हो, उसे हम क्या कहते हैं, विलायक से ज्यादा नहीं होगी, विलायक से ज्यादा नहीं होगी, ध्यान रख लेना, विलायक से ज्यादा नहीं होगी। अपन यूं कह सकते हैं बहुत ज्यादा है लेकिन विलायक से ज्यादा नहीं है, उसे क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन। और इसके लिए क्या होगा, जो विलेयता गुणनफल है इसका मान क्या होगा, आयनों के गुणनफल से क्या होगा, कम होगा, आयनों के गुणनफल से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं अति संतृप्त विलयन के लिए, ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर विलेय की और मात्रा नहीं घोली जा सकती, यानी ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत अधिक हो, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत अधिक हो उसे क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। और ऐसे विलयन के लिए विलेयता गुणनफल का मान आयनों के गुणनफल से क्या होता है, कम होता है। ऐसे विलयन के लिए विलेयता गुणनफल का मान जो है आयनों के गुणनफल से क्या होता है, कम होता है। क्लियर। तो ये हमने कुछ विलयन के प्रकार देखे। अब देखो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है। विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर अगर हम विलयन की बात करें तो कुल विलयन जो है ये 9 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 9 प्रकार का। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं गैस विलयन। गैस विलयन किसे कहेंगे, यानी जिस विलयन के अंदर गैस की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी ऐसा विलयन जिसके अंदर विलायक क्या होगी, गैस होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, गैस विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलायक क्या होगा, गैस होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, गैस विलयन। अब देखो यहां मुख्य रूप से जो आपको इसके एग्जांपल याद रखने की जरूरत है, समय की बचत के लिए वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैंने पहले ही इनको ड्रॉ कर दिया है, पहले बना दिया है, केवल समझने की जरूरत पड़ेगी अपने को। तो सबसे पहला हम विलयन की बात करते, देखो कौन सा विलयन, गैस विलयन। गैस विलयन किसे कहेंगे, जिसमें विलायक क्या होगा, देखो गैस होगा, विलायक क्या होगा, गैस होगा। देखो विलायक क्या है, गैस है, उसे हम क्या कहेंगे, गैस विलयन। अब विलेय के रूप में क्या हो सकता है, विलेय के रूप में गैस हो सकता है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है। ठीक है, तो यदि विलायक क्या है, गैस है, और विलेय भी क्या है, गैस है, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा। आपका जो हमारे आसपास का जो वायुमंडल है उसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हीलियम भी है, बहुत सारी गैसें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है। तो क्या वो अपने को दिखाई देती है, क्या नहीं देती है, बहुत सारी गैसों का मिश्रण, उसमें कोई गैस कम होगी, कोई गैस क्या होगी, ज्यादा होगी, उसे हम क्या कहेंगे, गैस विलयन। यानी वायु, वायु के अंदर सभी गैसें आ गई, वायु के अंदर सारी गैसें आ गई। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि अगर विलेय क्या है, गैस है, विलायक भी क्या है, गैस है, तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है, वायु हो सकता है। विलायक भी क्या है, गैस, विलेय भी क्या है, गैस। अगला हम देखते हैं, अगर विलायक क्या हो, गैस हो, और विलेय क्या हो, द्रव हो, यानी गैस की मात्रा ज्यादा है और द्रव की मात्रा कम है, ऐसा उदाहरण कौन सा हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट कर लेना, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। विलायक क्या हो, गैस, विलेय क्या हो, द्रव हो, यानी द्रव की मात्रा कम हो, गैस की मात्रा ज्यादा हो, तो उसका उदाहरण ले सकते हैं हम जलवाष्प। जलवाष्प अपन ले सकते हैं कि इतना बड़ा वायुमंडल है, उस वायुमंडल के अंदर जल की क्या होती है, छोटी छोटी बूंदे होती है, जबकि वायु की मात्रा क्या है, बहुत ज्यादा है। जलवाष्प की मात्रा क्या है, जल की बूंदे की मात्रा क्या, बहुत कम है। ठीक है, तो द्रव तो क्या हो गया, कम हो गया, गैस क्या हो गई, ज्यादा हो गई। ठीक है, तो द्रव और गैस, यानी गैस अगर विलायक हो और द्रव क्या हो, विलेय हो, तो उसका उदाहरण क्या हो सकता है, जलवाष्प प्लस वायु। जलवाष्प क्या हो जाएगा, विलेय, और वायु क्या हो जाएगी, आपका विलायक हो जाएगा। जलवाष्प और वायु का मिश्रण क्या हो जाएगा, गैस विलयन हो जाएगा। अगला आता है ठोस और गैस, यानी विलायक क्या हो, गैस, और विलेय क्या हो, ठोस हो। विलायक तो यहां पर क्या हो जाएगा, गैस, और विलेय क्या हो जाएगा, ठोस। यानी जो ऊर्ध्वपातित जो पदार्थ होते हैं, यानी जो क्या करते हैं, ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करते हैं। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है कि सब्लिमेशन, जिसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं, जो सब्लिमेटर होते हैं, ऐसे ठोस पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे किसमें बदल जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे किसमें बदल जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं। अपन जानते हैं कि जैसे ठोस है, अगर हम ठोस को गर्म करेंगे तो पहले किसमें आएगा, द्रव में आएगा, द्रव से फिर किसमें आएगा, गैस में आएगा। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें गर्म करने पर बिना द्रव में बदले, कुछ ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो बिना द्रव में बदले सीधे किसमें बदल जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं। उन्हें अपन क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातज कहते हैं। और इस प्रकार की जो घटना है इसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा आरती कपूर है, ठीक है, कपूर जो होता है, जैसे हम आरती की थाली के अंदर रखते हैं, जैसे हम उसको जलाते हैं तो काला काला धुआं निकलता है, वो ठोस अवस्था में होता है।
लेकिन जैसे उसको गर्म करते हैं काला काला धुआं किस में आ जाता है, सीधा गैस में आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी धुएं की मात्रा वहां पर क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, जबकि ठोस क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो गैस और ठोस यानी क्या हो जाएगा, ठोसों का ऊर्ध्वपातन, जैसे आयोडीन हो गया, कपूर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा आपका गैसीय विलयन, जिसके अंदर विलय क्या हो जाएगा ठोस और विलय क्या हो जाएगा गैस। उदाहरण ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अगला हम बात करते हैं द्रव विलयन। द्रव विलयन में विलय कौन होगा, द्रव होगा, और विलय के रूप में क्या हो सकता है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखते हैं, देखो द्रव विलयन के अंदर अगर विलय कौन है, द्रव है, और विलय क्या है, गैस है। आप जानते हो अभी गर्मी का मौसम है, शीतल पेय पदार्थ, आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेकर जैसे हम बोलते गैस निकलती है उससे, है या नहीं। बोतल भरी हुई है पूरी, बोतल के अंदर क्या भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है, जैसे आप ढक्कन खोलते गैस निकलती है, यानी वो थोड़ी सी मात्रा में क्या है, गैस है। थोड़ी सी मात्रा में क्या है, उसके अंदर गैस है, यानी ज्यादा मात्रा किसकी होगी, द्रव की होगी, कम मात्रा किसकी होगी, गैस की होगी। ठीक है, तो विलायक तो क्या हो जाएगा, द्रव, और विलय क्या हो जाएगी, गैस। तो उदाहरण क्या हो जाएगा, शीतल पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो भी है, सोडा वाटर वगैरह हो गया। अगला आता है द्रव। द्रव ये तो बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। द्रव के अंदर द्रव घुला हुआ, जैसे अम्ल के अंदर अपन मान लो कि जैसे मान लो अपन कह सकते हैं कि नाइट्रिक अम्ल प्लस जल हो जाएगा, HCl प्लस जल हो जाएगा, दूध प्लस जल हो जाएगा, एथेनॉल प्लस जल हो जाएगा, यानी दो द्रव का मिश्रण, दूध प्लस जल। ये तो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है अपने इधर, जो अगर अपन बात करें दूध के अंदर जल या जल के अंदर दूध, कुछ पता ही नहीं चलता मार्केट के अंदर, है या नहीं है। ठीक है, तो दो द्रव का मिश्रण। अगला था ठोस द्रव, यानी द्रव के अंदर क्या घुला होगा, ठोस घुला होगा। विलायक तो क्या है, द्रव, और विलय क्या है, ठोस है। विलय क्या है, ठोस है। तो अपन ले सकते हैं, जैसे मान लो पानी ले लिया, पानी क्या है, द्रव है, उसके अंदर क्या घोल दिया, नमक घोल दिया, शक्कर घोल दी, है या नहीं है। ठीक है, तो जल में नमक कह सकते हैं इस प्रकार से। अगला आता है अपना, देखो इधर ठोस विलयन में, जिसके अंदर विलय तो क्या होगा, द्रव, गैस या ठोस हो सकता है, लेकिन जो विलायक होगा वो क्या होगा, ठोस होगा। ये देखो विलायक कौन है, ठोस है। विलायक क्या होगा, ठोस होगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ठोस विलायक है और विलय क्या है, गैस है। विलय क्या है, गैस है। तो आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, जो आपका जो 9वां चैप्टर है हाइड्रोजन, या जो 13वां चैप्टर जो आपने पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन, जिसमें एल्केन, एल्कीन, एल्केन बनाने की जो विधियां पढ़ते हैं, उसके अंदर हम जो उत्प्रेरक लेते हैं जब हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं, तो हम उत्प्रेरक के रूप में क्या लेते हैं, सूक्ष्म विभाजित उत्प्रेरक, जिसे हम कहते हैं निकल हो गया, जिंक हो गया, लेते नहीं लेते अपन। ठीक है, तो धातु की सतह पर अधिशोषित गैस, धातु की सतह बड़ी होती है, उस धातु की सतह पर आपने पढ़ा होगा 9th क्लास, माफ कीजिएगा 11th में जो 9th चैप्टर, उसमें जो हाइड्रोजन का भंडारण हम करते हैं, तो उसमें जिंक का अपन क्या छिड़क देते हैं, चूर्ण छिड़क देते हैं हाइड्रोजन का भंडारण करने के लिए। तो जिंक का चूर्ण क्या करता है, हाइड्रोजन को क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है। अब वो चूर्ण क्या है, ठोस अवस्था में है, अधिक मात्रा में, धातु की मात्रा ज्यादा है, उसके ऊपर गैस क्या कर रही है, थोड़ी सी मात्रा में क्या, उसके जो क्रिस्टल होते हैं, इस प्रकार से अपन जानते हैं धातु, पहले पाठ में अपन ने पढ़ा था, इस प्रकार से धातु जो होता है, यहाँ जो छोटे छोटे स्थान होते हैं इनके बीच में अंतराकाशीय स्थल, यहाँ गैस के अणु क्या कर लेते हैं, स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो धातु तो बहुत बड़ी है, धातु की सतह तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें छोटी छोटी जगह पे जो अंतराकाशीय स्थल है वहां पर क्या है, गैस के अणु है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, धातु की सतह पर अधिशोषित गैस, धातु ज्यादा मात्रा में, धातु क्या है, ठोस है, तो धातु की सतह पर अधिशोषित गैस, यानी गैस क्या हो जाएगा, विलय, और विलायक क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। विलायक ठोस है, क्या बोलेंगे इसको, ठोस विलयन। अगला था द्रव ठोस, यानी विलय तो क्या है, यहाँ पर द्रव है, विलाय क्या है, ठोस। तो सीधा सा उदाहरण आता है अम्लगम। अब बात आती है कि आप कहोगे सर ये अम्लगम क्या होता है, अम्ल सुना है, अम्लगम ये भी आपने 11th में पढ़ा है। जो मरकरी जो होता है, पारा, मरकरी जो होता है, अपन जानते हैं मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर किस अवस्था में रहती है, द्रव अवस्था में रहती है। मरकरी, पारा कमरे के ताप पर किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में। जब मरकरी के साथ किसी धातु को अपन क्या करेंगे, मिश्रित करेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अम्लगम। अब जैसे मरकरी प्लस सोडियम, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सोडियम का अम्लगम। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब भी आपको लिखा हुआ मिल जाए सोडियम का अम्लगम, यानी समझ जाइएगा मरकरी के साथ क्या मिला हुआ है, सोडियम मिला हुआ है। जिंक का अम्लगम मतलब मरकरी के साथ क्या मिला हुआ है, जिंक मिला हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखो, अगर जिंक के अम्लगम की बात करें, जिंक ज्यादा होगा और पारा कम होगा। पारा किस अवस्था में, द्रव अवस्था में, जिंक किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। ठीक है, तो ठोस और द्रव, यानी विलायक ठोस है, विलय क्या है, द्रव। तो उदाहरण क्या हो जाएगा, अम्लगम। अम्लगम में कोई सा भी दे सकते हो, सोडियम का अम्लगम यानी सोडियम प्लस मरकरी, जिंक का अम्लगम मतलब जिंक प्लस मरकरी। अगला आता है ठोस ठोस, यानी विलय भी क्या है, ठोस है, विलायक भी क्या है, ठोस है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण अपन ले सकते हैं मिश्र धातु, एलोइज।
मिश्र धातु जो होती है उसके अंदर दोनों धातुएं क्या होती है, ठोस अवस्था में होती है, दोनों धातुएं क्या होती है, ठोस अवस्था में। तो ठोस ठोस यानी मिश्र धातु जो एलॉयज जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, उसमें द्रव भी क्या, माफ कीजिएगा, विलय भी क्या होगा, ठोस, और विलयक भी क्या होगा, ठोस होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने जो विलयन जो है इनके बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। इनको लेकर हालांकि प्रश्न की संभावना तो बहुत कम है, लेकिन अगर ये जानकारी अगर आपको नहीं है, इस सारणी से आपको कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन अगर ये सामान्य जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो आगे जो हम अध्याय पढ़ेंगे, आगे जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो आपके समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा सांद्रता, कंसंट्रेशन क्या होती है, यानी सांद्रता की इकाइयां कैसे होती है, क्या होती है, इसको हम कैसे मेजर करते हैं, ये सारी चीजें आप जैसे नॉर्मलता है, मोलरता है, मोललता है, मोल बिन है, यानी मोल फ्रैक्शन वगैरह, ये सारे टॉपिक आप 11th में पहले ही पढ़ चुके हैं और उसी को लेकर हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। अगर इस अध्याय में अगर ये जो आज हमने पढ़ा इसमें अगर किसी प्रकार की अगर आपकी कोई समस्या आ रही है तो नीचे जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं इन पर आप कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं। और यदि अगर आप आसिंद के ही रहने वाले हैं तो आप सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक किसी भी समय आप यहाँ आकर मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे लॉकडाउन है इसलिए ज्यादा बच्चे एक साथ नहीं आए, एक बच्चा ही आएगा। ठीक है, आप कॉल करके पधारें। अगर बाकी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप उन पर कॉल करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।